अरे लेकिन सतीश जी, ये तो आप जानते हैं ना कि उर्दू बेटी है हिंदी की, तो इसमें मतलब माँ और बेटी में कहाँ आप आपस में इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं। दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक है। दिनेश जी, इस वक्त आपको जम्मू कश्मीर के चुनाव, देखिए बहुत बड़े लेवल पर इस पर हमारी चर्चा हो गई कि देखिए एक टाइम था वहां पर क्या होता था, आज की तारीख में हम कहां पर किस मोड़ पे खड़े हुए हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर अगर है तो 37 साल के बाद जमात का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट करना, वो नाम भर के लिए आप सपोर्ट मान लीजिए, वो खुद मैदान में आ गई है। और जब वो मैदान से परे गई थी तो इसी बात पर गई थी कि देखिए चुनाव में गड़बड़ी हुई है और इसीलिए अब हम बहिष्कार करेंगे। लेकिन उनका अपने कैंडिडेट्स के साथ चुनावी मैदान में उतरना, आपको लगता है कि ये सारी चीजों को अब यहां से पलटता हुआ दिख रहा है? रूबिका जी, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो चुनाव है, ये मुझे लगता है कि 1987 के बाद सबसे बड़ा चुनाव है, ये हिस्टोरिक चुनाव है। अगर 1987 का चुनाव टर्निंग पॉइंट था जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर, तो ये 2024 का चुनाव एक टर्निंग पॉइंट है। वो नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। 1987 का चुनाव, ये सब मानते हैं, ये सच्चाई भी है, वो बड़ी बेशर्मी से उसको रिग किया गया था। उसके बाद लोगों का लोकतंत्र में विश्वास जो है एक तरह से हट गया था। लोगों को लगता था कि शायद लोकतंत्र एक मजाक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, जैसे 2002 में जो लोग विधानसभा के चुनाव हुए, वो बड़े फ्री एंड फेयर हुए, उसके बाद लोगों का थोड़ा सा विश्वास बढ़ा। लेकिन जो पिछले महीने जून में जो लोकसभा के चुनाव हुए, उन चुनावों में लोगों की जिस तरह से पार्टिसिपेशन हुई, खासतौर से इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से लोगों को मोबिलाइज किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी बड़ा अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले किया। लोकसभा चुनावों में लोगों का एक विश्वास बना था कि जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, जैसे देश के बाकी हिस्सों में होते हैं वैसे जम्मू कश्मीर में भी होते हैं। उसका ये इम्पैक्ट मैं देख रहा हूँ कि अभी विधानसभा चुनावों में अच्छी वोटिंग होगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी वोटिंग होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1987 के बाद जो दूसरे रेडिकल ग्रुप है, उस समय मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट था, उन्होंने उसके बाद बाइकाट किया, जमात इस्लामी बाइकाट करता था। आज जमात के लोग और जो दूसरे सेपरेटिस्ट और दिनेश जी, हम भी इसी चीज को लेकर थोड़ा एक्साइटेड हैं। देखिए 8:47 हो गए हैं किशोर, और अब 9 बजे के आसपास जो है वो पहला आंकड़ा आ जाएगा कि वोटर टर्नआउट क्या रहा है, कैसा रहा है जी। और उन्होंने जो बात की ना दिनेश जी ने, वो एक बहुत अहम बात की जो हम भी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा क्यों हो रहा है। जो विश्वास आया कि क्योंकि एक नैरेटिव था वहाँ पे कि 1987 के बाद जो बना कि भाई वो तो रिग किए गए थे इलेक्शन, तो की नैरेटिव था कि इलेक्शन तो जो है वो सब सेंटर जो है अपने हिसाब से करवाता है। लेकिन जब इंजीनियर रशीद जेल में रहते हुए उमर अब्दुल्ला को हरा देते हैं, तब उनको लगा कि नहीं, ये तो इलेक्शन वाकई इलेक्शन था, ये तो उसी हिसाब से हुआ जैसे वोट दिए गए थे। कई लोगों को बॉयकॉट नहीं था, लेकिन जो वोट डालने नहीं गए बॉयकॉट के बावजूद, उनका ये था कि देखते हैं रिजल्ट क्या आता। और अब जब ये इसलिए वो इंजीनियर रशीद का जीतना एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ये लाइनें दिख रही हैं। अच्छा, हमारे साथ डोडा से राजन वैद जो है वो जुड़ चुके हैं। हाँ जी, हाँ वहीं से, तो जरा उनका रुख कर लेते हैं। आपके पीछे भी कतारें देख पा रहे हैं हम, बढ़िया सी धूप खिली हुई है, तादाद में लोग बाहर निकले हुए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, किश्तवाड़ का ये इलाका है और सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी लाइन जो हैं वो विभिन्न पोलिंग बूथ पे हमें देखने में आई हैं। और यहाँ तक कि जो कैंडिडेट्स हैं वो भी पहुँचने लगे हैं पोलिंग बूथ पे वोट डालने के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सब लोग जो हैं यहाँ पे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए वोट डालने आए हैं, क्योंकि 10 साल के बाद इनको आज ये मौका मिला है कि अपना वोट कास्ट करके ये जो चाहते हैं अपने जो चुने हुए प्रतिनिधि से वो काम करवा सकते हैं। क्योंकि इन लोगों से जब हमने सुबह बात की तो कहा कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कई तरह की जो हर्डल्स इनके सामने आती हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है, रीच नहीं हो पाती है। तो जो लोकल कैंडिडेट का जब यहाँ पे एमएलए होगा, विधायक होगा, तो उससे वो जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपने जो मसले मसाइल हैं उस इलाके के वो उनको बता सकते हैं। इनसे हम जानेंगे भी क्या कुछ इनकी उम्मीदें। आप यूथ हो, 10 साल के बाद चुनाव है और कितना बड़ा मौका आपके पास है? बहुत बड़ा मौका है मेरे पास आज। क्या चाहते हैं आप? प्रगति हो बस, और क्या चाहते हैं। तो आप क्या कहेंगे, कितना बड़ा मौका आप लोगों के पास, क्योंकि आतंकवाद की घटनाएं भी अभी हाल ही में जो है पिछले कुछ महीनों में यहाँ पे बहुत ज्यादा हुई, कितना बड़ा मुद्दा आपके लिए आतंकवाद? वोटिंग करनी है, अपने इच्छा का प्रतिनिधि चुनना है, तरक्की डेवलपमेंट जो भी मुद्दे हमारे सामने हैं उसके हिसाब से वोट करेंगे।
अच्छा, असेंबली बन जाने के बाद जब यहाँ पे विधायक चुन के आ जाएंगे, कितना बदलाव आपके लिए आ जाएगा? क्योंकि 10 साल से आपने यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप देखा है। अब लोकल विधायक जब रहता है वो अप्रोचेबल होता है, मतलब जो भी कोई मुद्दा होता है जनता का उस तक पहुंच सकता है, बात उस तक पहुंच सकती है, उसके बाद वो हमारी आवाज़ आगे उठा सकते हैं, इसलिए अच्छा रहता है। तो देख सकते हैं कि कुछ वृद्ध लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं। आप यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। आपके लिए चुनाव, अपने पहले भी इससे बहुत से चुनाव देखे, लेकिन इस चुनाव में ये बहुत सी अहम बातें हैं, क्योंकि 370 एडवोकेट होने के बाद पहला चुनाव है। उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से अब यूटी के अंतर्गत जो है ये इलेक्शन यहाँ पे होंगे, पहले स्टेट थी यहाँ पे, तो आप लोगों के लिए कितने अहम ये इलेक्शन? हाँ, आपसी भाईचारा ठीक रहे और जो तरक्की रुकी हुई है वो, मतलब राजन, तरक्की, आपसी भाईचारा, ये वहाँ डोडा में भी इस वक्त लोग बात कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि 35,000 से ज़्यादा जो विस्थापित कश्मीरी हिंदू हैं उनके लिए भी वोटिंग के इंतजाम किए गए हैं। इनफैक्ट यहाँ दिल्ली में ऐसे 24 स्पेशल बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं ताकि लोग वोट कर सके। और बार बार सरकार की तरफ से ये वादा किया गया है कि जो विस्थापित हुए हैं उनको ज़रूर वहाँ पर एक बार फिर से स्थापित किया जाएगा। और इस बात को लेकर खूब लड़ाई चल रही है। और आपने ये देखा है कि कश्मीर से पूरा का पूरा ये जो आतंकवाद का मसला था, बार बार जो अटैक्स हो रहे थे वो शिफ्ट हुए हैं जम्मू की तरफ से। तो ये एक बड़ा मुद्दा क्या रहेगा कि नहीं रहेगा। हमारे साथ सरोज भी जुड़ चुके हैं, वो भी बिजबहरा में है। इल्तिजा मुफ्ती वहां से चुनावी मैदान में दम और ताल ठोक रही हैं। तो सरोज, इस वक्त किस तरीके का माहौल आपको वहां पर नजर आ रहा है और ये फाइट कितनी इंटरेस्टिंग है? मुफ्ती खानदान से इल्तिजा मुफ्ती मैदान में हैं और दो कद्दावर नेता जम्मू कश्मीर के उनको इस वक्त चैलेंज कर रहे हैं। नहीं सरोज, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक ना। सरोज, अब आवाज नहीं आ पा रही है। सरोज की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। खैर, लेकिन ये इल्तिजा मुफ्ती का वहां पर मैदान में उतरना, ये भी अपने आप में, ये जो पीडीपी और महबूबा मुफ्ती, उससे पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनके साथ एक समर्थन इसलिए दिखता था क्योंकि वो चैलेंज कर रहे थे शेख अब्दुल्ला और उनकी लेगेसी को, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। लेकिन अब ये भी अब लेगेसी के ही पार्ट हो गए हैं। अब इनको भी चैलेंज हो रहा है, मुफ्ती परिवार को भी, जैसे इल्तिजा लेकिन वहाँ पर हैं, और लेकिन इल्तिजा एक नया चेहरा है और उनसे दिखा हमको कि कई यूथ भी वहाँ पर जुड़ रहा है। लेकिन फिर भी फाइट तो टफ है उधर। क्यों सरोज, आवाज़ मिल रही है अब? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। फाइट तो काफ़ी ज़्यादा टफ है, स्पेशली अगर हम बात करें, देखिए इंटरेस्टिंगली अगर हम इस बिजबिहाड़ा की सीट पे बात करते हैं तो टोटल 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जितनी भी सीट्स है यहाँ पे। आप देखिए हर सीट पे कम से कम 10 से 12 कैंडिडेट्स है, सिर्फ बिजबिहाड़ा सीट को छोड़ के। देखिए आप बशीर वीरी जो है उनका भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता रहे हैं वो। तो इल्तिजा मुफ्ती जो है उनको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन, और साथ ही साथ बीजेपी के जो सूफी यूसुफ है वो भी इस बार कॉम्पिटिशन में उतरे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 3 कैंडिडेट्स हैं जो पर्टिकुलरली बिजबिहाड़ा की सीट पे लड़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इंटरेस्टिंग है, बात करते हैं उनसे। अभी आप वोट डाल के आए हैं, पहले ये बताइए। डाल के आए हैं। डाल के आए हैं। अच्छा, नाम बताइए आप। नाम मेरा मोहम्मद अमीन। अच्छा अमीन साहब, ये बताइए क्या मुख्तलिफ है 10 साल बाद आप लोग इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं? यही बात है, यही मुद्दा है कि हम आज खुशी महसूस कर रहे हैं क्योंकि 10-12 सालों के बाद यहाँ तो वोट कास्ट करने का मौका मिला है। ये तो खुशी की बात है। गवर्नमेंट ये प्लान किया है, ये तरीका किया है कि आज वोट डालने का ये टाइम दिया है, तो इस पर हम खुशी महसूस कर रहे हैं क्योंकि पिछले 10-12 सालों में जो कुछ गुजरी है वो लोग बखूबी जानते हैं, उनके मनों में वो सब बातें हैं। तो उस चीज़ को जान के आज उनके लिए एक मौका, अच्छा मौका फराहम होता है, जो कि हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ वोट है। तो उस चीज़ को देख के ये अपने अच्छे नुमाइंदे को चुन सकते हैं। अच्छा ये बताइए, हमने देखा कि तीसरी जनरेशन इस बार पीडीपी की जो है वो आज बिजबिहाड़ा से लड़ रही है, माहौल कैसा है? माहौल ऐसा है कि हम ये नहीं कहेंगे कि तीसरी जनरेशन तो पीडीपी की माहौल कैसी है, हम कहेंगे ऑल ओवर देखना है। आज यूथ है जो है उनके पास पूरी जानकारी है, कौन लोग क्या कुछ कर दिए हैं हम लोगों के साथ। तो उस चीज़ को जवाब देने के लिए आज यही वोट उनके लिए दवाई का काम करेगा। जिसने अच्छा किया होगा तो अच्छा मिलेगा, जिसने गलत किया होगा तो गलत ही मिलेगा। तो इसलिए ये उनके लिए एक मौका है।
ये लड़ाई जंग का मौका नहीं है, वोट डालने का मौका है। दवाई खुद मिल जाएगी, कल की बात कल और आज की बात आज। बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने किस तरीके से लोग कह रहे सरोज हैं कि बहुत 10 साल इंटरेस्टिंग तक- बातें इन्होंने कही है, मतलब कल की बात कल और आज की बात कल की आज। बात कल, आज की बात आज, और फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम टू वोट। आप समझ रहे हैं, मतलब ये क्या सोने पर सुहागा, ज्यादा मिठाई हो गई वहां। जब आप देखिए जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से बीजेपी उम्मीदवार शगुन परिहार ने मतदान कर लिया है, और मतदान के लिए महिलाओं का हालचाल भी उन्होंने जाना है, बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील भी कर रही हैं। आप देखिए तस्वीर। जी वो दिन आ गया, बेसब्री से इंतजार था चुनावों का, वो दिन आ गया। क्या कहेंगे, कितना कैसा महसूस हो रहा है? पूजा करके आज सीधा वोट कास्ट करने के लिए आई है, कैसा लग रहा है? मुझे लोगों का आशीर्वाद जो जब से मैं इलेक्शन के क्षेत्र में उतरी हूँ इस जंग के मैदान में, लोगों का काफ़ी आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, और मुझे विश्वास है यहाँ के आम लोगों पे कि वो किश्तवाड़ की बेटी जो उनकी अपनी बच्ची की तरह है, उसको पूरा आशीर्वाद देंगे, पूरा सहयोग देंगे। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का, उसको अपनाते हुए किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत को है निश्चित करेंगे। तो हर्षवर्धन जी हमारे साथ मौजूद हैं, सतीश जी हमारे साथ मौजूद हैं, दिनेश मल्होत्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं। अब हर्ष जी ये बताइए, ये अब इसके बाद जो भी चुन के आते हैं वो तो दुनिया भी मानेगी ना कि ये जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे हैं, क्योंकि यही एक सवाल उठता था। और ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो करेंगे वो तो करेंगे, ये भारत की पोजीशन जो है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत करते हुए दिख रहे हैं। निश्चित तौर पर किशोर जी, और देखिए मैं तो बड़ा, जब वो सुन रहा था मैं, तो कितनी बढ़िया बातें वो कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि देखिए जिसको जो है वो किसी एक की बात मत करो, दवाई मिल जाएगी। और लोकतंत्र में हम बार बार कहते हैं कि जो बैलेट है, जो आज के समय में कहें जो ईवीएम है, आज के समय में जो हम बटन दबाते हैं, वो किसी बंदूक की गोली से भी ज्यादा प्रभावी होती है। लेकिन एक और अगर कश्मीर एक जो तर्क है ना उनका कि बंदूक की गोली इसलिए आई थी क्योंकि उस बैलेट से ही विश्वास उठ गया था 1987। दरअसल उस वक्त ये आरोप लगा था कि उस वक्त जो चुनाव हुए थे वो पूरी तरह से फोर्ज करके हुए थे, उसमें गड़बड़ी हुई, घोटाला हुआ, और जब डीडीसी के चुनाव हुए तब जाके लोगों का भरोसा लौटा। और देखिए सबसे बड़ी जो बात है, जब आप कहते हैं कि लोकतंत्र की किसी को ठेकेदारी दे दें, फलाना परिवार है, फलाना लोग हैं, उन्हीं की विरासत चलेगी, नहीं, ऐसा नहीं। हर जगह नए नए लोग निकल कर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को लग रहा है, और एक बड़ी बात जिसकी चर्चा कम होती है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के दौरान वहां के परिवारों ने अपने बच्चों को देश के अलग अलग हिस्सों में और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पढ़ने के लिए भेजा। एक चेहरा वो पत्थरबाजी वाला दिखता है जिसको इस सरकार ने 370 खत्म किया, लेकिन जो बच्चे देश के दूसरे हिस्सों में हैं, जो बच्चे दुनिया के दूसरे हिस्सों में, उनको भी तो कश्मीर अच्छा चाहिए ना भाई, उनको भी तो जम्मू कश्मीर उसी तरह का चाहिए, वो लाइफस्टाइल चाहिए, वो रात को आराम से घूम सकें, वो दिन में मजे से जा सकें, वो काम कर सकें, उनके बच्चे निकलें घर से तो उनको चिंता ना हो कि शाम को लौटेगा नहीं। मुझे लगता है उसका चुनाव है, और उस लिहाज से बहुत बड़ी मैसेजिंग है। दुनिया तो देख ही रही है कि भारत अपनी एक बड़ी मुश्किल से कैसे उबर रहा है प्योर डेमोक्रेटिक वे में। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें सतीश जी, जैसे आज जब हम बात कर रहे हैं, आप देखिए 3200 के लगभग जो मतदान है उसमें से ज़्यादा रूरल सेटअप में है। महज 203 शहरी इलाकों में जो है वो मतदान होने वाला है, और बाकी 2000 से ऊपर वहाँ ग्रामीण इलाकों में। तो एक जो बात होती है सिर्फ वो लाल चौक की होती है, लेकिन इस सरकार ने बार बार जहाँ पर पैड करने की कोशिश की वो वही थे ग्रामीण इलाके, प्रधानों को चुन लो। तो क्या दिक्कत क्या है इसमें? ये तो अच्छी बात है कि अगर ज़्यादा लोग वोट कर रहे हैं, और करने वाला दिखाया भी था लोकसभा में, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इसके साथ कि देखिए यहाँ चुनाव के नतीजे और चुनाव का परसेंटेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चुनाव के नतीजे इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। कोई बना लेगा, बनता ही रहेगा, और क्या है। मेरा ये कहना है कि हम लोग कश्मीर को जो है कम्युनल चश्मे से न देखें, ये राष्ट्रीय चश्मा ही एक सिर्फ चश्मा है जिससे आप कश्मीर को देखें। अब कहेंगे कश्मीर में फलाना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, वो करने के लिए ठीक है, लेकिन वहाँ पर बंदूक के साथ गुलाब भी चलेगा और गुलाब के साथ बंदूक चलेगा। नहीं, पर ये इलेक्शन ये दिखा नहीं रहे हैं कि ये वो पब्लिक कह रही है कि जो बंदूक वाले थे ना वो हमारे नुमाइंदे हैं, और जो ये ठेकेदार थे सो कॉल्ड कश्मीर पॉलिटिक्स के ना वो हमारे नुमाइंदे तो अब हम चुनेंगे। किशोर जी, आपने मेरी बात सुनी, मैं बात वो चर्चा सुन रहा था। अगर आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की सियासत से परिवारवाद खत्म हो जाएगा, खानदान खत्म हो जाएगा, तो ये जो भी आदमी बोलता है, बड़ा से बड़ा आदमी,
बेहद झूठी नहीं, परिवारवाद की बात नहीं है, लेकिन अगर ठेकेदार बोलते हैं आप, हाँ, क्यों बोलते हैं ठेकेदार? भाई क्योंकि वो अपने आप को पेश कर रहे थे नए कि ठेकेदार बोले हम हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कोई नए ठेकेदार बोले? अब नए वो कह रहे हैं कि ये नहीं भाई, देखिए मुफ्ती मोहम्मद सईद भी इसी प्लैंक पर आए थे कि फारूक अब्दुल्ला फैमिली ठेकेदार नहीं है, लेकिन अब वो खुद भी ठेकेदार देखे जाते हैं। ठेकेदारी प्रथा ही राजनीति में हावी है, और इससे कौन क्या, बीजेपी में 80% परिवार वाले, खानदान वाले। मुद्दा ये देखिए, मुद्दा इसको देखिए, मैं जो दोबारा आऊंगी